इस कहानी की शुरुआत में हम ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी को देखते हैं। ये दोनों देश पिछले 3 सालों से अमेरिका के आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका के लोकल लोगों को अपनी ओर करने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ कबीले फ्रांस के साथ मिल गए तो कुछ कबीलों ने ब्रिटिश का साथ देना सही समझा। और जिन कबीलों ने उन दोनों में से किसी का भी साथ नहीं दिया, या तो उन्हें दुश्मन कबीले वालों ने खत्म कर दिया या फिर वो फ्रांस या ब्रिटिश सिपाहियों के हाथों मारे गए। मोहिकन्स कबीले वाले भी उन्हीं कबीलों में से एक थे जिसने लड़ाई को छोड़कर शांति से रहना ठीक समझा। लेकिन उनके इस फैसले की वजह से आज उनके कबीले के कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। मूवी शुरू होती है और हम मोहिकन्स कबीले के 3 लोगों को देखते हैं। चिंगास-गुक और उसके बेटे उनकस और नेथानियल होकाई जंगल में खाने के लिए शिकार कर रहे थे। जब वो एक जानवर का शिकार कर लेते हैं तो वो उस जानवर को मारने के बाद उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि मोहिकन्स कबीले वालों का मानना था कि सब कुछ नेचर का है और इसीलिए अगर हम उनसे कुछ लेते हैं तो हमें उसका उसे धन्यवाद करना चाहिए। वो सभी जब अपने घर लौटते हैं तो होकाई देखता है कि जैक नाम का एक आदमी उनसे मिलने आया था। जैक ब्रिटिशर्स के साथ मिला हुआ था और वो चाहता था कि बाकी के लोग भी उनके साथ मिलकर फ्रेंच गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दें। होकाई उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो अब और नहीं लड़ना चाहता था। उसे तो अपनी बाकी की जिंदगी शांति से काटनी थी। हालांकि होकाई कोई मोहिकन नहीं था, वो खुद एक ब्रिटिशर था। उसे तो चिंगास-गॉक ने बचपन में गोद लिया था क्योंकि फ्रांस के सैनिकों ने उसके घर वालों को मारकर उसे अनाथ कर दिया था। होकाई मोहिकन्स के रहन सहन और उनके तौर तरीकों में ढल गया था और अब यही उसकी जिंदगी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स कबीले वालों से मिलने आते हैं। उन्हें और सैनिकों की जरूरत थी, इसीलिए वो उन्हें उनके साथ मिलकर लड़ने के लिए उनसे मदद मांगते हैं। होकाई के कहने पर कुछ लोग उनके साथ चलने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो उनके झूठे वादों को सच मानकर उनके साथ चले जाते हैं। इसके बाद हम ब्रिटिशर्स के बेस को देखते हैं, जहाँ से बैठकर वो सभी कबीले वालों पर अपना हुक्म चलाया करते थे और उनसे टैक्स लिया करते थे। यहाँ हमारी मुलाकात मेजर डंकिन से होती है। वो ब्रिटिशर्स डंकिन को 2 लड़कियों को उनके पिता कर्नल एडमंड के किले तक पहुंचाने का काम सौंपते हैं। ये साल था 1757 और उन्हें जंगल के रास्ते होते हुए किले तक पहुंचना था। डंकिन बेशक बहुत साहसी और बहादुर था, लेकिन उसे जंगल के रास्तों की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उसकी मदद करने के लिए ब्रिटिशर्स उसे अपना एक आदमी देते हैं। इसका नाम मोगुआ था और वो उन्हें सही रास्ता दिखाने में उनकी मदद करने वाला था। कुछ दिनों बाद डंकन कर्नल की बेटियों के पास पहुंच जाता है। वो उन्हें बचपन से जानता था और वो कर्नल की बड़ी बेटी कोरा से प्यार भी करता था। वो कई सालों बाद वापस लौटा था और उसे लगा कि ये अपने प्यार का इजहार करने का बहुत अच्छा मौका है। वो कोरा से शादी करने के लिए उसका हाथ मांगता है, लेकिन उसे ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि कोरा सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी और वो उसे शादी करने से मना कर देती है। डंकन का दिल टूट गया था, इसीलिए वो कोरा को सोचने के लिए थोड़ा और समय देता है, इस उम्मीद में कि शायद वो अपना मन बदल ले। इसके अगले दिन डंकन और उसके साथ कुछ ब्रिटिश सिपाही कर्नल की बेटियों के साथ किले की ओर निकल जाते हैं। कुछ घंटों के बाद कर्नल की बेटियां बैठे बैठे थक जाती हैं और वो डंकन को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती हैं, जिसके बाद डंकन अपने सैनिकों को रुकने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन मागवा उन्हें रुकने से मना करता है। वो कहता है कि थोड़ी ही दूर पर पानी है, हम वहाँ रुककर आराम कर लेंगे। दूसरी तरफ हम होकाई और उसके भाई को देखते हैं जो हर रोज की तरह जंगलों में शिकार कर रहे थे। ब्रिटिश सैनिक चल चलकर थक गए थे और यहीं पर हमें मागुआ का असली चेहरा देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि हुरोन्स कबीले के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। मागुआ जानबूझकर उन्हें इतने घंटों से घुमाए जा रहा था ताकि वो थक जाएं और उनके अंदर लड़ने की हिम्मत ना बचे। हुरोन कबीले वालों के हाथों में हथियार थे जो उन्हें फ्रांसीसियों ने दिए थे। वो सभी ब्रिटिशर्स को मार देते हैं, लेकिन होकाई जो वहीं से गुजर रहा था वो उनकी गोलियों की आवाज सुन लेता है और उनका पीछा करता है। हुरोन्स कर्नल की बेटियों को किडनैप करने आए थे, पर होकाई उन लोगों पर हमला कर देता है और वो उन्हें मारकर वहां से भगा देते हैं। इतने सारे लोगों में सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे थे। होकाई उनसे पूछता है कि उन्हें कहाँ जाना है, जिस पर डंकन उसे बताता है कि वो लोग किले की ओर जा रहे हैं। होकाई उन्हें वहां तक पहुंचाने का वादा करता है, क्योंकि अगर उन्हें रास्ते में कुछ हो जाता तो ब्रिटिशर्स का शक मोहिकन्स पर जाता और वो उनके लोगों को मार देते। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टे रास्ते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हुरोन्स कबीले के लोग इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो अंग्रेजों से नफरत करते हैं और कर्नल एडमंड को अपने टेरिटरी से हटाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। डंकन होकाई से पूछता है कि तुम दोनों देशों में से किसी एक की तरफ क्यों नहीं हो।
और हम तुम पर भरोसा क्यों करें। जिस पर होकाई उसे कहता है कि वो बस अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि अगर हम फ्रांस की तरफ हुए तो तुम लोग हमें मार दोगे, और अगर हम ब्रिटिशर्स की तरफ हुए तो फ्रांस हमें मार देगा। वो सभी जब रात को छुपने के लिए होकाई के घर जाते हैं तो होकाई देखता है कि फ्रांसीसियों ने उसके पूरे घर को जला दिया था। उसे वहाँ पर उसके 2 बेहद ही करीबी लोगों की लाशें मिलती हैं। उनका वहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं था, इसीलिए वो सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। कोरा होकाई से कहती है कि हमें इन लोगों का अंतिम संस्कार करना चाहिए, ये उसके अपने लोग हैं। लेकिन होकाई उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इससे फ्रांसीसियों को पता चल जाता कि हम लोग अभी भी जिंदा हैं। कोरा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन होकाई अपनी जिद पर अड़ जाता है, जिससे कोरा को लगने लगा कि होकाई एक पत्थर दिल इंसान है। इसके बाद वो सभी कब्रिस्तान में छुप जाते हैं, और जैसा कि होकाई ने उन्हें बताया था, कुछ देर बाद हुरोन्स उनकी तलाश करते हुए उनके गांव में पहुंच जाते हैं। होकाई और डंकन अपनी अपनी बंदूकें उन लोगों पर तान कर उनके आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हुरोन्स के लोग रात में कब्रिस्तान में जाने को अपशगुन मानते थे, इसलिए कोई भी उनके पास नहीं जाता और वो वापस लौट जाते हैं। रात भर बचते बचाते वो आखिरकार किले तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां आकर उन्हें पता चलता है कि फ्रांसीसियों ने किले पर हमला कर दिया था और वो कुछ ही देर में पूरे किले को गोला बारूद से उड़ाकर उसे गिरा देंगे। वो लोग किसी तरह पीछे के रास्ते से होते हुए किले के अंदर दाखिल होते हैं। किले के अंदर सभी डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। जब कर्नल अपनी बेटियों को वहां देखता है तो उसे उन्हें वहां देखकर बहुत हैरानी होती है, क्योंकि उसने एक दिन पहले उन्हें चेतावनी देकर यहाँ पर ना आने के लिए खत लिखा था। डंकन कर्नल को बताता है कि उनका एक आदमी फ्रांसीसियों के साथ मिला हुआ था, उसने हमारे 18 सैनिकों को मरवा दिया, जरूर उसने ही आपके खत को हम तक पहुँचने से रोका होगा। दूसरी ओर हम मागुआ को देखते हैं, जो फ्रांसीसी जनरल के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के रेजिमेंट को खत्म करने के बारे में प्लानिंग कर रहा था। जनरल उससे पूछता है कि तुम कर्नल से इतनी नफरत क्यों करते हो, जिस पर मागुआ उसे बताता है कि उन लोगों ने उसके लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं और वो उसका बदला उसे जरूर लेगा। वो कहता है कि वो उसके बच्चों को उसकी आंखों के सामने मारेगा और फिर उसके दिल को निकाल कर खा जाएगा। उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स मदद के लिए जरूर किसी न किसी को अपने वॉर चीफ के पास भेजेंगे, इसीलिए वो किसी भी हालत में उनमें से किसी को भी उनके किले से जाने नहीं देना चाहते थे। दूसरी ओर होकाई कर्नल को बताता है कि उनके कबीले वालों के ऊपर फ्रांसीसियों ने हमला किया है और इससे पहले वो उनके और लोगों को मार दें, हमें उनकी मदद के लिए आपके कुछ अफसरों को उनके पास भेजना होगा। कर्नल उसे कहता है कि अब हम तुम्हारे लोगों को बचाएं या फिर इस किले की सुरक्षा करें। वो उसे अपने सैनिक देने से मना कर देते हैं, जिसके बाद होकाई उसे ब्रिटिश सरकार के वो वादे याद दिलाता है जो उन्होंने उसके लोगों से किया था। कर्नल उसके लोगों के लिए सैनिक भेज तो देता, लेकिन उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। वो एक बार दोबारा से कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि अगर हालात उनके हाथ से बाहर होंगे तभी वो अपने सैनिकों को मोहिकन्स की मदद करने के लिए भेजेगा। कर्नल डंकन से पूछता है कि क्या सच में होकाई के लोगों पर फ्रांसीसियों ने हमला किया था, पर हम देखते हैं कि डंकन यहाँ पर अपना असली रंग दिखा देता है। वो कर्नल से झूठ बोलता है कि उन लोगों पर फ्रांसीसियों ने नहीं बल्कि कुछ लुटेरों ने हमला किया था। होकाई उसके मुंह से ये सब सुनकर उस पर बहुत गुस्सा करता है, पर कर्नल उन दोनों को ब्रिटिशर्स के कानून के तहत एक दूसरे से बात करने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि अगर कोई भी उनकी अनुमति के बगैर इस किले से बाहर गया तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डंकन एक बार फिर से कोरा से मिलने जाता है। वो उससे अपने इजहार का जवाब मांगने आया था। कोरा उसे कहती है कि तुमने मेरे फैसले को लेकर बहुत ही सब्र से काम किया है, पर मेरा फैसला यह है कि अब मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। वो कहती है कि प्लीज इसे मेरा आखिरी जवाब समझ लो, लेकिन मेरा जवाब ना है, वो उससे शादी नहीं कर सकती। डंकन, जो ना जाने कितने सालों से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था, वो बहुत निराश हो जाता है और वहाँ से मुंह लटकाकर चला जाता है। दूसरी ओर होकाई अपने एक आदमी को ब्रिटिश वॉर चीफ के पास भेजता है ताकि वो भी उनकी मदद के लिए अपने सैनिक भेजें। उनका किला बहुत कमजोर हो गया था। जैक अपने लोगों से कहता है कि ये अंग्रेज अपने हिसाब से कानून बनाते हैं और अपने हिसाब से कानून तोड़ते भी हैं। वो कहता है कि एक तरह से हम लोग इनकी गुलामी कर रहे हैं। वो फैसला करता है कि इस किले के ढहने से पहले मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो वो चल सकता है, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर तुम पकड़े गए तो ये ब्रिटिशर्स तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। होकाई उन्हें वहाँ से निकलने के लिए एक रास्ता बताता है, लेकिन वो खुद उनके साथ जाने से मना कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसे कर्नल की बड़ी बेटी से प्यार हो गया था। वो कोरा के पास जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, क्योंकि कोरा भी उससे प्यार करने लगी थी।
अगले दिन जब अंग्रेजों को पता चलता है कि उनके कुछ वफादार उन्हें छोड़कर वहां से भाग गए, तो कुछ सैनिक होकाई के पास आते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है क्योंकि उसी ने उन सभी को भागने के लिए उकसाया था। यहाँ तक कि उन्हें रास्ता भी उसी ने बताया था। कोरा अपने डैड को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि होकाई ने उनकी मदद नहीं की, भला वो उन्हें भगाकर खुद क्यों हमारे साथ रुककर फ्रांसीसियों से लड़ाई करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि डंकन ने कर्नल के कान भर दिए थे और उन्होंने उसे फांसी पर लटकाने का फैसला कर लिया था। कोरा होकाई के पास आती है और उसे कहती है कि उसे अपने लोगों के साथ यहाँ से भाग जाना चाहिए था, पर होकाई उसे कहता है कि यहाँ से भागकर वो कहाँ जाता, उसका जो कुछ भी है सब यही है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों ने ब्रिटिशर्स के किले पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उन दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। फ्रांसीसी जनरल कर्नल से कहता है कि अब उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए और सरेंडर करने के लिए उन्हें उनकी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। कर्नल उसे कहता है कि हमें सरेंडर कराने से पहले तुम्हें हमारी सेना से लड़ना होगा, जो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होगी। डंकन उन्हें कहता है कि हम मर जाएंगे लेकिन कभी सरेंडर नहीं करेंगे। फ्रांसीसी जनरल उन्हें बताता है कि आप लोगों की मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। वो उसे उनकी वॉर चीफ का खत पढ़कर सुनाता है जिसे रास्ते में उनके लोगों ने जब्त कर लिया था। कर्नल को पता चलता है कि उनके पास हथियारबंद सैनिक नहीं थे, इसीलिए उसके सीनियर्स ने भी उन्हें सरेंडर करने की हिदायत दी थी। कर्नल को पहली बार अपने ही लोगों ने निराश किया था, लेकिन फिर भी वो सरेंडर करने को तैयार नहीं था। फ्रांसीसी जनरल और लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उन्हें एक और ऑफर देता है। वो कहता है कि हम आपके किसी भी सैनिक को बंदी नहीं बनाएंगे और आप अपने सभी हथियार भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको ये टेरिटरी छोड़नी पड़ेगी। कर्नल बहुत सोच विचार करता है और वो भी अब बेवजह अपने किसी भी आदमी की जान दांव पर नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि फ्रांसीसी कभी अपने दुश्मनों पर इतनी दया भावना नहीं दिखाते जितना उन लोगों ने उस पर दिखाई थी। वो सरेंडर करने के लिए तैयार था, लेकिन वो जनरल शाम तक का समय मांगता है ताकि वो अपने शहीद सैनिकों की लाशें दफना सके और घायल सैनिकों का इलाज कर सके। और इस तरह कुछ शर्तों के बाद उन दोनों देशों के बीच में एक शांति समझौता हो जाता है। हम देखते हैं कि मागवा उनके शांति समझौते से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो समझ जाता है कि फ्रांसीसियों ने उनका इस्तेमाल किया है और जब बात उनके मतलब की थी तो उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। मागवा कर्नल से अपने लोगों का बदला लेना चाहता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसके बच्चों को जलाकर मार डाला था और उन्हीं की वजह से अब उसकी बीवी भी अब उसके साथ नहीं है। जनरल उसे कहता है कि मुझे ऊपर से लड़ाई रोकने के ऑर्डर्स आए हैं और मैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन वो कहता है कि उनका आगे का सफर बहुत लंबा है और इस बीच उनके साथ कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि कर्नल अपनी सेना के साथ किले को खाली कर देता है और उनकी टोली वापस अपने बेस पर लौटने लगती है। उन लोगों को जरा भी भनक नहीं थी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि हुरोन्स उन्हें मारने के लिए जंगल में घात लगाकर उनका इंतजार कर रहे थे। ब्रिटिशर्स जैसे ही बीच जंगल में पहुंचते हैं, उनके ऊपर मागुआ के लोग अचानक से टूट पड़ते हैं और उनके बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है। मागुआ कर्नल और उसके बच्चों को मारकर अपना बदला लेने आया था, लेकिन हम देखते हैं कि होकाई और उसका भाई उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। डंकन, कर्नल की बेटियां और होकाई का परिवार वहां से बच निकलता है, लेकिन ब्रिटिशर्स और कर्नल को मागुआ मार डालता है और जैसा कि उसने वादा किया था, वो कर्नल का दिल उसके शरीर से नोच कर निकाल लेता है। होकाई और नोरा नदी के रास्ते होते हुए वहां से बच निकलते हैं और आगे चलकर वो अपनी नाव झरने में गिराकर उस झरने के नीचे बनी गुफा में जाकर छुप जाते हैं। अब सब कुछ उनके किस्मत के भरोसे था, क्योंकि उसके आगे भागने का कोई रास्ता नहीं था। उनके लिए अच्छा यही था कि हुरोन समझे कि या तो वो पानी में गिर गए या फिर वो जंगल के रास्ते होते हुए जा रहे हैं। होकाई कोरा को कहता है कि अगर वो लोग यहाँ पर आए तो हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार से सौदा करना चाहते हैं। वो तुम्हें नहीं मारेंगे, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन हमारी जान की कोई कीमत नहीं। कुछ देर बाद उन्हें वहाँ पर मशाल की रोशनी दिखाई देती है और हुरोन्स उन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। होकाई कोरा से वादा करता है कि वो उसके लिए वापस आएगा और इतना कहकर वो झरने से कूद जाता है। जैसा कि उसने कहा था, मागुआ उन्हें ढूंढ लेता है और वो कर्नल की बेटियों और डंकन को छोड़कर बाकी के सभी सैनिकों को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होकाई और उसका परिवार अभी भी जिंदा था और वो पानी से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। मागुआ कोरा को अपने कबीले के मुखिया के पास लेकर आता है और उन्हें बताता है कि उसने ब्रिटिशर्स को खत्म कर दिया है। मागुआ कहता है कि वो इस अफसर को फ्रांसीसियों को सौंप देगा और उसके बदले मिलने वाले इनाम पर आपका हक होगा, लेकिन वो कर्नल के आखिरी वंश को यानी उसकी बेटियों को जिंदा जलाना चाहता है ताकि वो अपने बदले की आग को शांत कर सके। इससे पहले हुरोन्स के मुखिया अपना कुछ फैसला सुनाते, हम देखते हैं कि होकाई उनके कबीले में आ जाता है।
हुरोन को उसके रंग से लगा कि वो कोई घुसपैठिया है, इसीलिए वो उसे बहुत मारते हैं। लेकिन हॉकाई किसी तरह मुखिया के पास आता है और उन्हें उन लोगों को छोड़ने की विनती करता है। वो कहता है कि अगर उन्होंने इन लोगों को मारा तो हमें ब्रिटिशर्स के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मागुआ उसकी बात को काटते हुए कहता है कि अब हमें ब्रिटिशर से डरने की कोई जरूरत नहीं और ऊपर से अब हमारे पास हथियार की भी कमी नहीं। हम ब्रिटिशर से लड़ सकते हैं और जब हम और ताकतवर हो जाएंगे तो हम भी उन लोगों की तरह व्यापार करेंगे। हॉकाई कहता है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का कोई भरोसा नहीं और अगर जरूरत पड़ी तो वो एक दूसरे से हाथ भी मिला सकते हैं। हम उनके रहम के भरोसे नहीं रह सकते, इसलिए हमें इन तीनों को जाने देना चाहिए। मागुआ पहले ही कई ब्रिटिशर्स का खून बहा चुका है। मुखिया उसकी बातें सुन रहा था और वो जानता था कि ये बाहर से आए हुए लोगों की किस तरह की फितरत है। वो कहता है कि मागुआ एक बहुत ही होनहार योद्धा है, लेकिन उसने कभी भी एक सच्चे हुरोन के तौर तरीके नहीं अपनाए। वो फ्रांसीसियों के साथ चमड़े, सोने और जमीन का व्यापार करना चाहता है। वो अपने तरीकों को भुलाकर बाहर के लोगों जैसा बनना चाहता है। मुखिया फैसला करता है कि वो डंकन को ब्रिटिशर को सौंप देंगे और क्योंकि मागुआ अपना बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो कर्नल की छोटी बेटी अलाइस से शादी कर सकता है। लेकिन उनमें से किसी एक को मरना होगा, इसलिए वो कोरा को जिंदा जलाने के ऑर्डर्स देता है। यहाँ तक कि उसने मागुआ को भी उनके कबीले को छोड़कर जाने के लिए कहा था, क्योंकि मागुआ अब एक सच्चा हुरोन नहीं था। मागुआ अपने सरदार के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उसे कायर और बुज़दिल कहता है और अलाइस को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। हॉकाई भी सरदार को समझाने की कोशिश करता है कि उनका ये फैसला ठीक नहीं है, उन्हें इन सभी को छोड़ देना चाहिए। वो कहता है कि वो कोरा को छोड़ दें और उसके बदले में उसे जिंदा जला दें, लेकिन सरदार उसकी भाषा को ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाता और वो लोग कोरा की जगह डंकन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। हॉकाई उसे कहता है कि वो उन्हें नहीं बल्कि मुझे ले जाएं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग डंकन को जिंदा जलाने लगते हैं और उसे बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए हॉकाई उस पर दूर से गोली चला देता है ताकि उसकी मौत और दर्दनाक ना हो। दूसरी ओर मागुआ अलाइस को लेकर अपने कबीले को छोड़कर जा रहा था। हॉकाई का भाई जब उन्हें जाते हुए देखता है तो वो उनका पीछा करता है और उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उनकस मागुआ से लड़ाई करता है, लेकिन मागुआ उस पर धोखे से हमला करता है और उसे मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। अलाइस ने भी अब उम्मीद खो दी थी। वो फैसला करती है कि वो खुद की जान ले लेगी, लेकिन मागुआ से शादी नहीं करेगी। वो पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी। मागुआ उसे उसके पास आने के लिए कहता है, लेकिन अलाइस वहाँ से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। उनकस के पिता को जब पता चलता है कि मागुआ ने उनके बेटे को मार दिया तो वो उससे उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। हॉकाई भी उनके लोगों पर हमला कर देता है और वो उनके एक एक आदमी को मारने लगते हैं। आखिर में चिंगाजगोक और मागुआ की लड़ाई होती है, एक दूसरे का बुरी तरह से खून बहाने के बाद आखिर में चिंगाजगोक मागुआ को मार डालता है। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी हॉकाई सिर्फ कोरा को बचा पाया और बाकी के सभी लोग मारे गए, जिसमें उसका खुद का भाई भी शामिल था। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि चिंगाजगोक उसी पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर ऊपर वाले से अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।